ऑन है ना। नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष कुमार वर्मा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। किसी कारणवश आज हमारे मित्र जो हिस्ट्री का करवाते थे वो आज उपलब्ध नहीं है, कहीं उनका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम देने चले गए हैं। इसीलिए छूटे हुए प्रश्नों को जो पार्ट 3 का वो वादा करके गए थे मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। आपसे ऐसे भी तो आपको पता ही है कि मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, तो हमारा वीडियो आपके लिए आज के लिए है इतिहास का। आप देखिए, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद है, पार्ट 3 है। ये हमारे रविरंजन सर है, ये आज अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण इनके बदले में मैं आपके पास आया। तो आपको पता ही है, आप थंबनेल से समझ सकते हैं, और हमें तो आप भली भांति जानते ही हैं, हम ही तो हैं आपके प्रिय गुरुजी, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी का हम लोग मज़ा उठाते हैं, है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या है। हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, 36 से प्रश्न लिया गया है और प्रश्न है 47 तक। 47 तक ना है जी, हैं, प्रश्न है 47 तक। तो कुल मिलाकर के 12-11 प्रश्न होंगे बचे हुए यूरोप में राष्ट्रवाद से, जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। हमें लगता है कि आपका 2023 तक का प्रश्न कंप्लीट हो गया है ना। 2023 तक कंप्लीट हो गया और 2024 और 25 में पूछा हुआ प्रश्न है वही आपका बचा हुआ है। आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है ज़रा बताइएगा, तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा आप हमें, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी हैं और आप ही से हम हैं। याद रखिए, मुस्कुराना सीख लीजिए, ज़िंदगी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसी भी प्रकार का टेंशन हो, मुस्कुराना मत बोलिएगा, मुस्कुराना मत छोड़िएगा, हाँ याद रखिएगा। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? याद करिए, 1905 का युद्ध रूस और जापान के बीच में, है ना, याद आ रहा है। इतना बड़ा जापान इतनी छोटी से रूस से, इतना छोटा सा जापान इतना बड़ा रूस को क्या किया था, हरा दिया था। और उसी समय घटना हुई थी पोट्सडम की। किसकी घटना? पोट्सडम की घटना हुई थी। 36 की पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी भारत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बोलिए, है ना, बोलिए कौन किया था आत्मसमर्पण? 36 का फ्रांस, पहला ऑप्शन फ्रांस है, पहला ऑप्शन क्या है? फ्रांस है, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, गौर से सुनिएगा। पहला फ्रांस है, दूसरा जापान है ना, तीसरा वियतनाम है और चौथा भारत है। आपको याद रखना है जापान। किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 37वां नंबर सॉरी माफ करिएगा, 37वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? आपको याद होनी चाहिए, जब हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा रहे थे, थोड़ी सी बात आपको याद आ रही है यूरोप में राष्ट्रवाद की, है ना, तो उसमें आपको बताए थे प्रथम विश्व युद्ध में बताए थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इसका धुरी राष्ट्र का केंद्रीय शक्ति भी बोलते हैं, तो इसमें धुरी राष्ट्र बोलते हैं। मित्र राष्ट्र जो शक्तिशाली देश थे, इसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, ये सारे के सारे थे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि शामिल नहीं था, है ना, याद रखिएगा। शामिल कौन नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था, है ना, याद है ये प्रश्न। देखिए तो 2024 का सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ये भी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न है। पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा यूनान, तीसरा तुर्की और चौथा पोलैंड। बताइए 38 का है, 38 का क्या आंसर होगा? बोहेमिया, याद रखिएगा जी, एक प्रांत हुआ करता था और इस पर कब्जा एक निरंकुश शासक का था। किसका था? निरंकुश शासक का। और निरंकुश शासक ऑस्ट्रिया में हुआ करता था, मेटरनिक। याद आ रहा है, ऑस्ट्रिया को चांसलर कहलाता था। क्या कहलाता था? चांसलर। तो याद रखिएगा, यहाँ क्या उत्तर होगा? ए होगा, ऑस्ट्रिया के अधीन हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? कितना सरल प्रश्न है और कितना आसान प्रश्न है।
2024 वाले प्रश्न आपको ज़्यादा कंप्लीट करना है, क्योंकि 2024 के प्रश्न 2023 के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल 2026 में आना तय है, याद रखिएगा विद्यार्थी। तो ऑप्शन क्या है? इटली का। विलियम प्रथम की बात हम कर रहे हैं, कहाँ का सम्राट बना था? इंग्लैंड का, जर्मनी का और पोलैंड का। बताइए 39 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा? जर्मनी का बना था ना विद्यार्थी, विलियम प्रथम, याद रखिएगा जर्मनी का बना था। कहाँ का बना था? तुम याद रखना है, हम कैसे बोलते हैं, एकदम कंठस्थ कर लो, कंठस्थ, है ना। ऐसे प्रश्नों को तुम आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? याद रखिएगा जी, ऐसे प्रश्नों को आपको दम याद रखना है। कहाँ का? जर्मनी का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जर्मनी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जर्मनी की बात कर रहे हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? जर्मनी का चांसलर। अच्छा, ये चांसलर क्या था सर? चांसलर एक पद होता था, और इसका अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। याद आ रहा है? मीटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, डेट मीन्स प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री। बताइएगा जर्मन चांसलर था कौन? मेजनी था, हिगेल थे, बिस्मार्क था और विक्टर एनुअल था। आपको याद होनी चाहिए। आपको इन प्रश्नों का उत्तर आंख बंद करके देना चाहिए कि मेजनी होगा सर, मेजनी होगा, हिगेल होगा, बिस्मार्क होगा या विक्टर एमुअल होगा। विक्टर एमुअल तो बबुआ क्या था? विक्टर एमुअल तो एक शासक हुआ करता था, और इसी ने किसी को चांसलर के पद पर तैनात किया था, बैठाया था। 40 नंबर प्रश्न आपको याद होना चाहिए। बिस्मार्क ही जो था, जिसे विक्टर एमुअल ने चांसलर बनाया था, बिस्मार्क को जर्मनी का प्रधानमंत्री बनाया था। हम इम्पोर्टेड करवाए हैं। आगे चलते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? पहला प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, नेपल्स की क्रांति। याद रखिएगा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी है 1821, ऑप्शन सी है 1839 और ऑप्शन डी है 1917। ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए, क्योंकि नेपल्स की संधि हम आपको बताया है, नेपल्स की क्रांति को खत्म करने के लिए नेपल्स की संधि हुई थी। बोलिए क्या होगा, कब हुई है? इतना जान लो विद्यार्थी को 19वीं शताब्दी में हुई है और शुरुआती दौर में हुई है। याद रखिएगा 1821 में, है ना। याद था क्या ऐसे प्रश्न? देखो ये 2025 में पूछा हुआ है, इस बार का ये प्रश्न है, याद रखना है, इस बार का ये प्रश्न है, 2025 का प्रश्न है। सेडॉन का युद्ध आपको याद होना चाहिए, सेडॉन और सेडोवा का युद्ध। जब हम जर्मनी का एकीकरण करवा रहे थे उस समय की घटना हम लोग कर रहे हैं। सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस की, ऑप्शन बी है जर्मनी की, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन डी है प्रसा की। बताइए, ऑप्शन बताइए आप लोग। सेडॉन के युद्ध, सेडोवा के युद्ध नहीं बोल रहे हैं हम लोग, सेडॉन के युद्ध बोल रहे हैं। बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए मेरे प्यारे छात्रों, जरूर बताइए इसका उत्तर क्या होगा, है ना। आपको पता है ना विद्यार्थी, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की, तभी तो एकीकरण हुई थी जी। याद रखिएगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? याद रखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, गौर से समझिएगा। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? जबरदस्त प्रश्न है, 2025 का पूछा हुआ। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी लेनिन। जरा बताओ विद्यार्थी क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी लेनिन। आपको याद रखना है कि किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा, मतलब सेना का सेवा लागू किया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति थे
जिनका एक बात याद आ रहा होगा कि उन्होंने एकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा योगदान सेना को दिया था और रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किया था, अपनाया था। क्या याद आ रहा है आपको? वैसे व्यक्ति का नाम जो है बताइए। तो वो व्यक्ति का नाम है आपका बिस्मार्क। क्या नाम है उस व्यक्ति का? क्या नाम है? बिस्मार्क है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए, हैं? बताइए आप लोग, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हैं? जिंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है और हर मुश्किल का एक हल होता है। तो आपके अलग अलग जीवन में समस्याएं आएंगे, मुश्किलें आएंगे और उसका आपका हल भी निकालना है ना। जीवन तरह तरह के रंग बदलती है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? अच्छा, वियना कांग्रेस 1815 1848, ठीक है जी, 2 टाइम की घटना है। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, रोमनोवंश, सलावबर्ग और ब्रूवो वंश है जी, याद रखिएगा, ब्रूवो वंश है। क्या होगा इसका उत्तर? बताइए। 44 नंबर प्रश्न है। आपको तो आपको याद आना चाहिए, है ना जी, कि फ्रांस का सबसे जबरदस्त एगो वंश हुआ करता था और उस वंश का नाम था ब्रूवो वंश। कौन सा वंश? ब्रूवो वंश। आंसर यही हो जाएगा आपका। कौन सा वंश हो जाएगा? ब्रूवो वंश। थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, फिर भी आपके साथ हम हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ताकि हमारे बच्चे का मोटिवेशन लैप ना हो, तैयारी खराब ना हो। मनीष सर जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ है, इतना जान लीजिए। चलते हैं आगे। अगले प्रश्न, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। आर्थिक नियोजन मतलब आपको, हम इधर जल्दी में कल के क्लास में आपको अर्थशास्त्र में आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं वो हमने आपको बताया है। और इसका उत्तर बताइए। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें से सभी क्या होगा? 45 का उत्तर क्या होगा बताइए। आपको याद रखना है, रूस की बात हम लोग करेंगे। रूस की आपको याद रखना है। रूस एक वैसी तंगी से 1905 के दौर में गुजर रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो कि वहाँ पे अकाल हो गया था, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और रूसी क्रांति, आपको याद रखना है, खूनी रविवार की घटना घटी थी। तो यहीं पे आर्थिक नियोजन को ध्यान दिया गया था रूसी क्रांति के तहत। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। किसकी? बोलिए ना, कमेंट करिए। ABCD आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तभी तो हम खुश होते हैं, ताकि और मोटिवेट होते हैं, क्योंकि अगले दिन की क्लास में हम आपकी वीडियो ला सकें। आपकी लाइक और कमेंट देख करके हमें और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। जितने बच्चे देखते हैं सारे बच्चे लाइक करिए, याद रखिएगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1853 से 54 के 1853 के 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? बिना बुलाए काउंट काबुल युद्ध में लड़ने की घोषणा कर दिया था। और वो देश का नाम क्या था बताइए आप? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है जी। उस देश का नाम क्या था? याद रखिए, बड़ा ही काउंट काबुल क्या था? काउंट काबुल। काबुल का पूरा नाम क्या है? तो काउंट काबुल, याद रहेगा। काबुल का पूरा नाम काउंट काबुल। और एक बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, जबरदस्त कहीं। इसका दिमाग में था कि किसी भी प्रकार से हम इटली का एकीकरण कर दें। समझ में बात आ रही है? नहीं, इटली का एकीकरण काउंट काबुल। गरिबाल्डी, लेनिन, मेजनी और काउंट काबुल। हाँ, इटली का एकीकरण याद रखना। और ये फ्रांस की तरफ से युद्ध में शामिल होने के क्या कर दिया था? घोषणा कर दिया था, जबकि फ्रांस इसको बोला भी नहीं था, बुलाया भी नहीं था, और शामिल होने की घोषणा कर दिया था। लास्ट प्रश्न लेकर आया हुए हैं और इसी के साथ लेसन 1 से पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी के साथ प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न लेसन 1 का समाप्त हो जाएगा। टोटल कितने प्रश्न बताए हमने? 47 प्रश्न, है ना। हमारे टीम के द्वारा 47 प्रश्न बताए गए। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? आपको तो याद रखना है, तुर्की जो था वो धुरी राष्ट्र की तरफ से था, याद रखिएगा।
तुर्की जो था वो धुरी राष्ट्र की तरफ से था, तो इंग्लैंड अपना देश था, फ्रांस और रूस ये सारे तीनों तो त्रिगुट बनाए थे, आपस में मिल गए थे। मिले थे कौन नहीं, तो जर्मन की तरफ से जर्मनी, मिस्र, तुर्की, है ना, ये सब थे। तो इसका उत्तर आप बता ही सकते हैं, हमने पहले ही आपका इसका उत्तर बता दिया। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? ना इंग्लैंड होगा, ना फ्रांस होगा, ना रूस होगा, तो होगा क्या सर? छठा तो गया। आपको याद रखना इसका उत्तर सी होगा, और उत्तर क्या होगा? मिस्र। उत्तर क्या होगा? मिस्र। आप इसी तरह प्रेम बरसाते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, और हम आपके लिए आते रहेंगे ऐसे ऐसे लाइनों को लेकर के, है ना। याद रखिएगा विद्यार्थी, सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, समझे कि नहीं? सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है। याद रखिएगा, नींद में तो हर कोई सोता है। मैंने कल भी आपको मोटिवेशन पॉइंट दिया था कि आपको सपने पूरा करना है तो आपको जागना पड़ेगा। नींद तो सबकी आती है, सोते तो सबको है, लेकिन सपने सबकी पूरी नहीं होती है। जो जागा है वही पाया है, और उसी का सपना साकार भी हुआ है। आज हम इतना ही रखते हैं। मैं 8 बजे आऊँगा लाइव क्लास लेकर के हिंदी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।